मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। फिगर ऑफ स्पीच पर आज बेटा हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच पर आज हम फोकस करेंगे, जिसको बेटा अलंकार कहते हैं। हालांकि अलंकार देर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच, बट इन 12th ओनली 7 फिगर ऑफ स्पीच, केवल 7 अलंकार हैं आपके सिलेबस में। तो बेटा उस पर मैं यहां फोकस कर दे रहा हूं। शिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, फिर उसके बाद बेटा है ऑपोस्ट्रॉफी है, फिर यहां ऑक्सीमोरोन है, फिर हाइपरबोल है, 7th में ओनोमेटोपोइया है। ओनोमेटोपोइया है। अब ध्यान दें, इसका मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूं। इसका जो हिंदी अर्थ है, सिमिली को बेटा उपमा कहते हैं, मेटाफर को रूपक कहा जाता है, पर्सनिफिकेशन को मानवीकरण कहते हैं, मानवीकरण, अपस्टॉफी को संबोधन कहते हैं, संबोधन, ऑक्सीमोरोन को विरोधाभास कहते हैं, विरोधाभास, हाइपरबोल को अतिशयोक्ति कहते हैं, अतिशयोक्ति, और ओनोमेटोपोइया बेटा ध्वनि सूचक कहते हैं, ध्वनि सूचक। ध्यान दें। अब देखिए बेटा, जब शिमली के बारे में आपको बता रहा हूं, शिमली का अर्थ ही उपमा है। अगर किसी चीज की आप प्रशंसा कर रहे हैं या किसी की आप निंदा कर रहे हैं, चाहे वहां गुडनेस हो, चाहे वाइस हो, चाहे वहां अच्छाई के लिए आप फोकस कर रहे हो या वाइस के लिए, बुराई के लिए फोकस कर रहे हो, अगर किसी प्रकार की उपमा आप दे रहे हैं तो वह बेटा जो है शिमली होगा। और इस शिमली में ये 4 शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां मैं लाइक लिखूंगा पहले, फिर उसके बाद सो लिखूंगा, एज लिखूंगा बेटा, और ये जो है जस्ट है। ये 4 शब्द हैं, लाइक, सो, एज, जस्ट। ध्यान दीजिए बेटा, अगर वाक्य में लाइक शब्द अगर है उपमा करते समय, अगर लाइक शब्द है तो मान चलिए बेटा 100% तो शिमली है, 100%, देयर इज नो डाउट, कंसेप्ट इज क्लियर। वहां आपको अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, सो का भी अर्थ, यहां अगर सो शब्द है तो भी उपमा है, एज शब्द है तो भी उपमा है, जस्ट शब्द है तो भी उपमा है। लेकिन सो एज में कहीं कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस में, बहुत ही रेयर में। लेकिन अगर लाइक शब्द उसमें है तो यह जान लीजिए बेटा वह शिमली है, देयर इज नो डाउट। पहला तो मैं एक आपको यहां एक एग्जांपल दे दूं, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। वह इतनी जो है तरोताजा है जितनी ओस। ये नाइटिंगेल में सरोजिनी नायडू की एक कविता है, जब पालकी को
कहार ले जा रहे हैं गाते हुए, तो उस समय ये वाक्य है सरोजिनी नायडू की कविता है नाइटिंगेल। तो वहां बेटा लाइन है सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। तो यहां एज शब्द जो आया है, जिसके रूप में बेटा यहां शिमली की जो है विशेषता बतलाई जा रही है एज के माध्यम से, इसलिए ये यहां सोचना विचारना नहीं है, ये शिमली आपका हो गया। इट इज क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखें बेटा, यू आर लाइक स्टार इन योर फैमिली, इन योर फैमिली, इन योर फैमिली। तो अब यहां देखिए बेटा, ये लाइक शब्द यहां आया है, इसमें तो आपको सोचना विचारना ही नहीं है। तुम अपने परिवार में एक स्टार की तरह हो, एक सितारे की तरह हो। तो यहां बेटा शिमली है। इट इज क्लियर। अब उपमा में देखिए बेटा जरा से, रूपक, रूपक में जरा ध्यान दीजिए। हम डेफिनेशन भी लिखा देंगे, एक एक लाइन का डेफिनेशन लिखाएंगे, बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखना है, एक एक या डेढ़ लाइन का मुश्किल से, या मैक्सिमम 2 वाक्य में, और नहीं तो एक वाक्य में ही लिख दिया जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। ये 4 नंबर का फिगर ऑफ स्पीच है। यू आर लाइक स्टार इन योर फैमिली। ध्यान दीजिए बेटा, अब मेटाफर में रूपक है, जैसे जरा से इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं कहूं कि तुम शेर की तरह हो, शेर की तरह हो या शेर के समान हो, तब तो यहां शिमली हुआ। यू आर लाइक द लायन या यू आर लाइक अ लायन, तुम एक शेर की तरह हो, यू आर लाइक अ लायन। अगर मैं वहां लाइक हटा दे रहा हूं, यू आर लायन, तुम शेर ही हो, मतलब इसमें इफ बट नहीं है, तुम शेर ही हो, यहां उपमा की जरूरत नहीं है। तुम टाइगर ही हो, यू आर टाइगर। यू आर द सन, तुम सूरज ही हो। यू आर द मून, तुम चांद ही हो। तो उसमें उपमा की जरूरत नहीं है मेटाफर में। ये अपने आप में यहां उपमा की कोई अलंकृत करने कोई जरूरत नहीं है कि उसको आप सो से अलंकृत करें, ऐसे अलंकृत करें, लाइक से अलंकृत करें, जस्ट अलंकृत करें। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कंपैरिजन होता है, जिसको तुलनात्मक, और तुलना जो है शिमली में भी है और तुलना जो है मेटाफर में भी है, कंपैरिजन दोनों में है। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए जो 4 शब्द हैं शिमली में, लाइक, सो, एज, जस्ट, ये 4 शब्द बेटा आप दिमाग में पूरी तरह से एकदम सेटअप कर लीजिए। और ये 4 शब्द अगर नहीं है तो निश्चित रूप से मेटाफर है। सेंटिमेंट वही होगा, उसके जो भाव हैं वही होंगे, जरा से भी उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इट इज क्लियर। तो यू आर लाइक स्टार इन योर फैमिली, ये तो क्लियर है। अगर मैं इस तरह से कह दूं, मेटाफर भी देखिए बेटा, मेटाफर, मेटाफर का उदाहरण मैं दे रहा हूं। यू आर स्टार इन योर फैमिली। इन योर फैमिली, यू आर स्टार इन योर फैमिली। अब ये क्लियर हो गया, तुम परिवार में जो है एक सितारा हो। यू आर आ स्टार में कर दे रहा हूं, तुम परिवार में एक सितारा हो।
तो अब यहां देखिए बेटा, इसमें भी ये कर दे, मेटाफर में 4 शब्द ये नहीं रहेंगे, मेटाफर में 4 शब्द नहीं रहेंगे, लाइक, सो, एज, जस्ट, ये 4 शब्द बेटा नहीं रहेंगे, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, यू आर स्टार इन योर फैमिली। दूसरा भी देख लें, सेकेंड एग्जाम्पल, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तेरे भाव पर कुमुदनी का पुष्प देखता हूं, तेरे भाव पर, तेरे माथे पर, तेरे ललाट पर कुमुदनी का पुष्प देखता हूं। कुमुदनी का पुष्प देखने जॉन कीट्स की कविता है ला बेल्टेंस मर्सी में, जिस समय वो फैनी ब्राने से प्रेम कर रहे थे, गहरा प्रेम, डीप लव, उस समय उन्होंने कहा था, उस समय आई सी लिली ऑन दाई ब्रो, जॉन कीट्स के वाक्य हैं, मैं तेरे चेहरे पर कुमुदनी देखता हूं। इसका मतलब यह था कि जॉन कीट्स इसमें पोएट है, जॉन कीट्स इसमें लवर भी है। तो जॉन कीट्स कह रहा है अपने, मतलब एक कवि मतलब प्रेमी से कह रहा है, डबल रोल है, जॉन कीट्स स्वयं लेखक भी है, सच्ची घटना है ये। जॉन कीट्स स्वयं कवि भी है और जॉन कीट्स स्वयं लवर भी है। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, जॉन कीट्स को देखकर जॉन कीट्स कह रहा है, मैं तेरे चेहरे पर कुमुदनी का भाव देखता हूं, अर्थात कुमुदनी का पुष्प देखता हूं। डिप्रेशन के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण, टेंशन के कारण तुम्हारा चेहरा जो है पीला पड़ गया है, रक्तहीन हो गया है। तीसरा भी उदाहरण देख लें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्ल्ड इज ए स्टेज, द वर्ल्ड इज ए स्टेज, संसार एक रंगमंच है। इस बात को विलियम शेक्सपियर ने कहा है, संसार एक रंगमंच है। वी आर एक्टर ऑफ दिस स्टेज, हम लोग इसके पात्र हैं। आफ्टर एक्टिंग ऑन दिस स्टेज, अभिनय करने के बाद रंगमंच पर, वी हैव टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, हम सभी को वन डे वी हैव टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एक दिन हम सभी को इस संसार से जो है अलविदा कहना होगा। तो ये द वर्ल्ड स्टेज, संसार एक रंगमंच है। या फोर्थ उदाहरण भी देखना चाहें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज ए ड्रीम, यह भी मेटाफर का उदाहरण है। और भी देखना चाहें तो देख लें, लाइफ इज ए ड्रीम, द वर्ल्ड इज ए स्टेज, आई सी एल ऑन दाई ब्रो। यहां देखें, लाइफ इज टेल, लाइफ इज ए टेल, टेल का मतलब बेटा यहां बताना नहीं, टेल का मतलब कहानी, यहां टेल का अर्थ यहां कहानी, TALE है। टेल का भी होमोफोन्स में टेल मीन्स पूछ भी होता है, टेल मीन्स बताना भी होता है, टेल मीन्स यहां एक कहानी है, TALE। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, एन इडियट, जीवन एक कहानी है और इन मूर्खों द्वारा बताई जाती है। टोल्ड बाय एन इडियट, वो तो कर्म करते नहीं, सिर्फ दूसरों की बात बताते हैं, उतना संघर्ष किया तो इतना बड़ा व्यक्ति बन गया, इस तरह से किया तो IAS बन गया। ये सारी चीजें वो जो एक दूसरे की प्रशंसा करके बताते हैं, स्वयं कर्म नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो है विलियम शेक्सपियर ने यही कहा है, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। और बेटा एक और उदाहरण भी देखना चाहें, देख लें, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां तुलना किया गया बेटा, यहां तुलना किया गया है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया,
कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर है, यहां तुलना किया गया है। और भी आप देखना चाहें, द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट, द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स यहां रेगिस्तान, DESERT बेटा स्पेलिंग, क्योंकि डबल एस लिखेंगे तो भोजन के बाद जो मिष्ठान मिलता है डिनर के बाद या लंच के बाद वो डेजर्ट हो जाएगा, नहीं इसमें केवल ओनली यस है, डेजर्ट। द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। ये आपका मेटाफर हो गया। आइए बेटा हम पर्सनिफिकेशन की बात करते हैं। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन को मानवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब यहां ये हुआ बेटा, उसको मैं और सरल कर दे रहा हूं। किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेना, उसको जीवित अवस्था में महसूस कर लेना, इट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। मतलब लाइफलेस को, डेड को अगर आप सजीव मान लेते हो, एलाइव मान लेते हो, तो यही पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण है। मतलब किसी निर्जीव वस्तु को, किसी चीज को जो निर्जीव है, जो लाइफलेस है, जो डेड है, उसको हम एलाइव मान लेते हैं, जीवित अवस्था में उसको मान लेते हैं। यही बेटा दिस इज पर्सनिफिकेशन। उसका भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। अब बताओ बेटा, प्रेम के पास आंख है क्या? प्रेम की हाइट क्या है पता है क्या? प्रेम किस जाति का है, किस धर्म का है, किस दुनिया में रहता है, किस जगह रहता है, बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन हम कहते हैं प्रेम अंधा है, उस निर्जीव को हम सजीव मान ले रहे हैं। इट इज क्लियर? तो इसलिए बेटा यहां लव इज ब्लाइंड पर्सनिफिकेशन हुआ। और उदाहरण देख लें, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी knocks the door but once, अपॉर्चुनिटी knocks the door but once। यहां देखें बेटा, अवसर, knocks मीन्स यहां खटखटाना, once मीन्स एक बार, डोर मीन्स दरवाजा। अवसर जो है भाग्य का एक बार दरवाजा खटखटाता है। अवसर के पास हाथ है क्या बेटा? नहीं है ना। उसके पास पांव है क्या? वो चलकर आता है क्या? नहीं। यू हैव नॉट सीन। इट इज क्लियर? तो लेकिन यहां बेटा देखिए महसूस क्या कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, भाग्य, अवसर जो है भाग्य का दरवाजा एक बार खटखटाता है। इट इज क्लियर? ये क्या हो गया? पर्सनिफिकेशन। अब यहां देखें बेटा, और भी उदाहरण देखना चाहें देख लें। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। मतलब अनुभव जो है सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव जो है सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव क्या कोई व्यक्ति है?
कोई इंसान है क्या? अनुभव तो एक अनुभूति है। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसलिए बेटा अनुभव निर्जीव है, इसको हम उस निर्जीव को, एक्सपीरियंस को शिक्षक बना दे रहे हैं, टीचर बना दे रहे हैं, इसलिए क्या है बेटा? पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन है। लव इज ब्लाइंड, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, बट वंस एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। और भी उदाहरण देखना चाहे बेटा देख लें। NXT is sitting on her face, on her face। अब देखिए बेटा यहां चिंता उसके चेहरे पर बैठी है, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। अब बेटा आप बताइए, टेल मी, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है, क्या चिंता के पास पैर है क्या? लेकिन वाक्य में लिखा है चिंता उसके चेहरे पर बैठी है, उसके पास पैर नहीं है बेटा, हैंड्स नहीं है, लेग्स नहीं है, लेकिन बैठी है, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। इट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन, दिस इज पर्सनिफिकेशन। तो ये बेटा आपका एग्जाम्पल हो गया। इसमें मैंने 4 एग्जाम्पल आपको दे दिया पर्सनिफिकेशन में। चलिए बेटा अब आते हैं हम अपस्ट्रॉफी पर। अपस्ट्रॉफी का मतलब बेटा संबोधन होता है। किसी निर्जीव वस्तु को अगर संबोधित किया जाए या सजीव वस्तु को, निर्जीव सजीव इसमें दोनों, किसी को जो है संबोधित किया जाए, एड्रेस किया जाए, चाहे अलाइव हो चाहे लाइफलेस हो, मतलब जीवित हो या निर्जीव, अगर उसको एड्रेस किया जाता है, उसको संबोधित किया जाता है, तो यह जान लीजिए बेटा क्या है, ये अपस्ट्रॉफी है। अपस्ट्रॉफी सबसे बड़ी पहचान है संबोधन का चिन्ह। अगर ये संबोधन का चिन्ह है तो 100% मान लीजिए अपस्ट्रॉफी है, 100%। इसमें कामा भी होता है, एक पहचान कामा का भी है। अब जैसे देखो बेटा, ओ डेथ कामा कम सून। जैसे मान लीजिए कोई बहुत पीड़ित है तो यही कह रहा है ओ डेथ कम सून, ऐ मृत्यु शीघ्र आ जाओ, ऐ मृत्यु शीघ्र आ जाओ। तो यहां बेटा मृत्यु को जो है एड्रेस किया गया है और कामा लगा हुआ है, तो यह मान के चलिए जो है अपस्ट्रॉफी है। दूसरा देखिए बेटा, ओ लिबर्टी कामा why are you so dear, मतलब स्वतंत्रता तुम इतनी प्रिय क्यों हो, तुम इतनी प्रिय क्यों हो। अब यहां स्वतंत्रता को संबोधित किया गया है बेटा। अब यहां मत सोचिएगा कि यहां सिमली हो जाएगा, क्योंकि सिमली का तौर तरीका दूसरा है, वहां सो भी रहेगा ताज भी रहेगा। ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर, यहां लिबर्टी को, स्वतंत्रता को संबोधित एड्रेस किया गया है, व्हाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्रिय क्यों हो। इट इज क्लियर। तीसरा, थर्ड बेटा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बेटा झड़ी लगा देंगे, सिर्फ आप पूरे कंस्टेंट माइंड से जो है पढ़िए बस। ये थर्ड एग्जाम्पल देखिए बेटा। थर्ड एग्जाम्पल में ओ लिबर्टी हाई व्हाई आर यू सो डियर, ये हो गया। अब यहां देखिए बेटा, फ्रेल्टी दाई नेम इज ओमन, फ्रेल्टी दाई नेम इज ओमन, फ्रेल्टी दाई नेम इज ओमन। इसका अर्थ क्या हुआ, यह भी विलियम शेक्सपियर ने कहा है, हैमलेट ड्रामा में कहा है
यह विलियम शेक्सपियर अपनी माँ के लिए शब्द कहा था। स्कॉटलैंड में जब था स्टूडेंट, छात्रावास में हॉस्टल में रह रहा था, उस समय उसके पिता की जब डेथ हो गई थी, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिला, सूचना मिला, तब वह स्कॉटलैंड से जो है बेटा जब वो चला है तो देखता है कि मेरी माँ चाचा के साथ विवाह मंडप में बैठी है। उसी समय रोते हुए इस वाक्य को कहता है, फ्रेल्टी दाय नेम इज वुमन, ऐ स्त्री बेवफाई ही तेरा नाम है, ऐ स्त्री बेवफाई ही तेरा नाम है। तो यहां विमन को जो है संबोधित किया गया है और ये कामा लगा हुआ है, इसलिए बेटा अपस्ट्रॉफी है। फोर्थ भी एग्जाम्पल देख लें, ओ लाइफ, हे जीवन, इसमें संबोधन का चिन्ह है, इट इज क्लियर। ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ टाइम, ओ वर्ल्ड, यहां संबोधन का चिन्ह, ओ वर्ल्ड, ये देखें बेटा, इसमें संबोधन का चिन्ह है, हे जीवन, हे समय, हे संसार। ये पीबी शेली लैमेंट में कहते हैं, लैमेंट का अर्थ होता है विलाप, उसमें उनका संबोधन है, हे समय, हे संसार, हे जीवन। वह मेरा जीवन कैसा था, वह मेरा समय कैसा था जब मैं स्टूडेंट था, जब ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, पेरेंट्स ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, स्वयं मैं जिम्मेदारी लिया था कुछ बनने के लिए, लेकिन बन नहीं पाया। तो अपने समय को याद कर रहा है कि ये जीवन, मेरा जीवन कैसा था, मेरा समय कैसा था। ये किसी और मिशन के लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कंपटीशन के लिए। लेकिन बेटा यहां संबोधन का चिन्ह है, यहां संबोधन का चिन्ह है, यहां संबोधन का चिन्ह है। इस तरह से पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि अपस्ट्रॉफी है। इट इज क्लियर। चलिए अब आते हैं बेटा हम ऑक्सीमोरोन पर, जिसको विरोधाभास कहते हैं। ऑक्सीमोरोन, विरोधाभास। विरोधाभास के बारे में जान ले बेटा। जब आपकी माइंड में दो विचार एक साथ उत्पन्न हो, निर्णय लेने की क्षमता न रह जाए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग डिसीजन इन एनी मैटर। जैसे मान लो बेटा, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप जैसे मान लीजिए अपने रूम से निकले, तो आप जिस जनपद में रह रहे हो, अब आप रूम से अपने निकले तो भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कहां मुझे जाना है। आप चौराहे पर खड़े हो गए, वहां भी निर्णय नहीं लेना है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुझे पूरब जाना है, पश्चिम जाना है। दिस इज ऑक्सीमोरन। जब दो विचार एक साथ उत्पन्न हो, जब द्वंद्व की स्थिति बन जाए, डायलेमा पोजीशन बन जाए, डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाए, इसी को ऑक्सीमोरन कहते हैं। हिंदी में से विरोधाभास कहते हैं। जैसे देखो बेटा, दो विचार की बात एग्जाम्पल से समझ लेंगे आप। लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट। अब यहां देखें, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा। जीवन कैसा है? एक तरफ कड़वा है और एक तरफ मीठा है। वन साइड बिटर कड़वा, अदर साइड स्वीट मतलब मीठा। तो मतलब यहां कड़वा और मीठा दोनों है, इसलिए दो विचार आए कि नहीं भाई? यह है बेटा ऑक्सीमोरन। दूसरा भी सेकंड एग्जांपल देखिए। जैसे मैं यहां कहूं बेटा, यू कम टू स्कूल, यू कम टू स्कूल रेगुलर, इरेगुलर, इरेगुलर मतलब तुम स्कूल आते हो, नियमित भी आते हो, अनियमित भी, रेगुलर भी हो, इरेगुलर भी हो। दो विचार आया कि नहीं? इट इज ऑक्सीमोरन। थर्ड उदाहरण भी देख लें बेटा। इट इज एन ओपन सीक्रेट,
इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज एन ओपन सीक्रेट मतलब यह खुला रहस्य है। एक तरफ तो खुला है, ओपन है, और दूसरी तरफ रहस्य बना हुआ है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह खुला रहस्य है। तो यहां क्या हो गया बेटा, ये ओपन भी है, सीक्रेट भी है। दिस इज ऑक्सीमोरन, दो विचार एक साथ। तो ये हो गया बेटा, इट इज एन ओपन सीक्रेट, यू कम टू स्कूल रेगुलर इरेगुलर, लाइफ इज बेटर स्वीट। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? चलिए और भी अगर फोर्थ उदाहरण देखना चाहें तो भी देख लें। सर हेनरी वॉटन का है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में। एंड हैविंग नथिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एंड हैविंग नथिंग, एंड हैविंग नथिंग he hath all, he hath all, and having nothing he hath all। इसका अर्थ क्या बेटा? उसके पास सब कुछ है, आल है, नहीं भी है, सब कुछ रहते हुए भी। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ नहीं भी है और फिर भी संतुष्ट है। कुछ नहीं है फिर भी संतुष्ट है, नथिंग भी है, ऑल भी है। दिस इज ऑक्सीमोरन। इट इज क्लियर? अब आते हैं बेटा हम हाइपरबोल पर। हाइपरबोल जिसको बेटा अतिशयोक्त कहा जाता है। किसी घटना को बहुत चढ़ा बढ़ाकर वर्णन करना, किसी घटना का बहुत चढ़ा बढ़ाकर वर्णन करना, वह क्या है? हाइपरबोल है। जैसे मैं कहूं बेटा कि नेहा इतना रोई जितना समुद्र में पानी है, तो क्या यह सच हो सकता है? क्या 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला समुद्र का पानी इतना नेहा या निधि या सौम्या रो सकती है क्या? नहीं ना। अगर मैं कहूं बेटा युद्ध भूमि में खून की नदियां बह गई, तो क्या किसी जियोग्राफी या भूगोल या किसी जो है भूगर्भ शास्त्र या जियोग्राफी, जियोलॉजी या जियोग्राफी में मिलेगा क्या? नहीं ना। खून की नदियां बह गई, युद्ध में खून की नदियां बह गई, कि बहुत चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है ना। क्यों बेटा? यह जो है क्या है, ये हाइपरबोल है। जैसे देखो बेटा, रिवर्स ब्लड या रिवर ऑफ ब्लड या रिवर ब्लड ही कह दीजिए बस। रिवर ब्लड flowed in the battle, युद्ध में खून की नदियां बह गई, युद्ध में खून की नदी बह गई। क्या बेटा किसी को विश्वास हो सकता है क्या युद्ध भूमि में खून की नदी बह गई? लेकिन ये घटना का बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहां वर्णन किया जा रहा है। इट इज क्लियर? बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। रिवर ब्लड फ्लोड इन द बैटल। सेकंड, दूसरा उदाहरण देख लें बेटा। थर्ड उदाहरण, थर्ड एग्जाम्पल। अभी चलिए सेकंड एग्जाम्पल आपको देता हूं। हाइपरबोल। सी सेड टीयर्स, सी सेड He said ocean of tears। वह समुद्र में पानी, वह समुद्र की तरह जो है, समुद्र के समान या समुद्र में जितना पानी है उतना जो है आंसू बहाई हो। सी सेड, सेड का मतलब यहां बहाना। तो क्या हो गया बेटा? यह हाइपरबोल हो गया, क्योंकि समुद्र में जितना पानी है उतना वो आंसू नहीं बहा सकती है। यह जो है संभव नहीं है।
थर्ड उदाहरण देख ले बेटा। ब्लिंडा स्माइल्ड, ब्लिंडा स्माइल्ड ऑल वर्ड वाज गे। ब्लिंडा मुस्कुराई, एंड यहां एंड भी कर दूं मैंने, और सारी दुनिया जो है प्रसन्न हो गई, सारी दुनिया जो है खुश हो गई। ब्लिंडा के मुस्कुराने पर सारी दुनिया जो है प्रसन्न हो गई। इट इज नॉट पॉसिबल। फोर्थ उदाहरण देख लें बेटा। आई सा 10,000 एट ए ग्लैंस, मतलब एक ही बार में 10,000 को देखा। आई सा 10,000 एट ग्लैंस। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया जा रहा है। इट इज क्लियर? चलिए बेटा, अब हम अंतिम जो है ओनोमोटोपोइया पर आते हैं, जिसको ध्वनि सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ध्वनि सूचक। अब जैसे देखो बेटा, यहां मैंने आवाज, यहां हाथ से यहां मारा है या टाइपिंग किया है, आवाज आई है कि नहीं? ठीक है। अब जैसे देखिए, मार्कर से यहां से आवाज, या किसी घंटी बज रही, या हॉर्न बज रहा है, किसी जानवर की आवाज हो, या किसी मानव की रोने की आवाज हो, या हंसने की आवाज हो, किसी तरह की बेटा, चाहे नदियों की कलकल ध्वनि की आवाज हो, लहरों की आवाज हो, संगीत की आवाज हो, किसी तरह की आवाज अगर वो ध्वनि है तो ओनोमोटोपोइया है। इट इज क्लियर, 100% क्लियर। अब जैसे देखो बेटा, यहां उदाहरण में दे रहा हूं, द कैट्स म्यू, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। म्याऊ म्याऊ करना ही ओनोमोटोपोइया है, ध्वनि सूचक। दूसरा उदाहरण देख लो बेटा, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, भौंकने की आवाज है जो है। यहां देखें बेटा थर्ड में, द प्यून इज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा है। चपरासी घंटी बजा रहा है क्या बेटा? द प्यून इज रिंगिंग द बेल। फिर उसके बाद देखिए, द प्यून इज रिंगिंग द बेल। और दूसरा देखें, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग, मतलब उस पत्थर पर मैंने पानी की आवाज को जो है, हर्ड मतलब सुना, गिरते हुए पानी की आवाज को मैंने सुना, लैपिंग करते हुए। तो ये सब के सब क्या है बेटा? ध्वनि हो तो वह अपने आप में ओनोमोटोपोइया है। आज हमने बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको जानकारी दे दिया। डेफिनेशन के लिए अगर आप उसको लिख सकते हैं बुक में, एक लाइन का डेफिनेशन लिखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, उसमें दिया भी है। और नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको हम लिखा देंगे। इट इज क्लियर? थैंक्स सो मच बेटा।